आज हम 10वीं हिंदी लोक भारती किताब में से जो पहली कविता है भारत महिमा, उसका स्वाध्याय देखेंगे। यहाँ स्वाध्याय में कौन कौन से सवाल दिए हैं वो ध्यान से सुनो। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। जैसे कि देखो, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों का तात्पर्य लिखिए। तात्पर्य लिखना है यानी अर्थ लिखना है। समझ में आता है? कहीं से हम आए थे नहीं, अभी इसका तात्पर्य क्या दिया है कवि ने यहाँ? तो हम भारतवासी किसी अन्य देश में आकर यहाँ नहीं बसे हैं, हम यहीं के निवासी हैं। हम भारत के ही निवासी हैं और सभ्यता के प्रारंभ से हम यही रहते हैं। यानी कि शुरुआत से हम भारतवासी भारत में ही रहते हैं। समझ में आता है? तो इसका तात्पर्य इस तरह लिखना है। वही हम दिव्य आर्य संतान, वही हम दिव्य आर्य संतान। इसका क्या लिखेंगे? भारतवासी आर्य थे और हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं। हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं। समझ में आता है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो उचित जोड़ियाँ मिलाइए। यहाँ क्या दिया है देखो, यहाँ बहुत सारे शब्द दिए हैं, इसमें से जोड़ियाँ आपको मिलानी है। जैसे कि सत्य, संचय, सत्य, अतिथि, रत्न, वचन, दान, हृदय, तेज, देव। तो संचय, यहाँ क्या आएगा देखो, संचय। संचय में संचय इसलिए करते हैं लोग, दान के लिए। दान देते हैं ना, तो दान के लिए यहाँ लिखना है। दूसरा है सत्य। सत्य क्या है? वचन बोले जाते हैं। अतिथि कैसे हैं? देव के समान है। रत्न कैसा है? तेजस्वी है। तो तेज, समझ में आता है ना? तेज। तो इस तरह ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। कविता में प्रयुक्त दो धातुओं के नाम। कौन से दो धातु आए हैं? लोहा आया है और स्वर्ण आया है। तो इधर लिख लो, लोहा और स्वर्ण। आगे देखो, भारतीय संस्कृति की दो विशेषताएं। अभी भारतीय संस्कृति की दो विशेषता कैसी हैं? हम भारतीय लोग कैसे हैं? तो दानशीलता, हम में क्या है? दान देते हैं ना, कोई भी घर दरवाजे पर आता है तो दानशीलता। और दूसरा कौन सा है? अतिथि का सत्कार करना। कोई भी मेहमान आता है तो उसका सत्कार करना। इसका मतलब क्या हुआ? क्या लिखेंगे आप इधर? दानशीलता और अतिथि सत्कार। समझ में आया? आगे देखो, यहाँ प्रस्तुत कविता के अपनी पसंदीदा किन्हीं दो पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। अभी कौन सी भी दो पंक्तियाँ लेनी है आपको और उसका भावार्थ लिखना है। यहाँ मैं हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। ये मैंने दो लाइनें ली हैं। समझ में आता है क्या? अतिथि हमारे संचय में था, जैसे कि देखो ये दोनों लाइनें मैंने ली हैं। हमारे संचय में था दान, जैसे कि देखो, हम भारतीय दीन दुखियों की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, ये आपको मालूम है। हम यदि धन और संपत्ति का संग्रह करते भी थे तो दान के लिए करते थे। राजा महाराजा जो थे पुराने ज़माने में, वो भी बहुत सारा दान दिया करते थे। और हमें यहाँ देखो, यहाँ हम अगर देखेंगे तो हम यदि धन और संपत्ति का संग्रह करते तो भी दान के लिए करते थे। दानवीरता जो है वो भारतीय लोगों के अंदर एक गुण रहा है। जैसे कि हम कर्ण जो है ना, महाभारत का कर्ण, उसका उदाहरण दे सकते हैं। जैसे दानवीर इसी भूमि पर जन्म हुआ है। और हमारे देश में अतिथियों को देवता के समान माना जाता है। भारतीय सत्यवादी हरिश्चंद्र की संतानें जो हैं वो, उसका भी उदाहरण यहाँ हम देते हैं। हमारे हृदय में तेज था, गौरव था, हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते थे। यहाँ भारतीयों का मानना था, प्राण जाए पर वचन न जाए। इस तरह हम अतिथि या दान देने के लिए मशहूर थे। अभी हम व्याकरण के अंतर्गत
कुछ सवाल देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखित शब्दों के भेद पहचान कर लिखिए। देखो यहाँ ए शब्दों का भेद, शब्दों के भेद याद है ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, वो सब। हाँ, तो देखो, राजा दशरथ वृद्ध दंपति के सामने बैठ गए। हाँ, अभी यहाँ दशरथ, इसके नीचे अंडरलाइन किया है, तो दशरथ क्या हो गया, किसी राजा का नाम दिया है। नाम देने के बाद क्या होता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आता है। दूसरा उदाहरण देखो, सड़क कदाचित कच्ची थी। सड़क का नाम दिया है क्या, नहीं, तो बच्चों ये क्या आएगा, जातिवाचक संज्ञा। क्या आया है, जातिवाचक संज्ञा। आगे देखो क्या दिया है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे कि शिथिल। हाँ, यहाँ उन्होंने उदाहरण दिया है, लेकिन आप भी कर सकते हैं। आप सोचो कौन सा उदाहरण कर सकते हैं। गर्मी के कारण शरीर शिथिल पड़ गया था। बुखार की वजह से मेरा शरीर शिथिल पड़ गया था। इस तरह आप भी उदाहरण दे सकते हैं। उसी तरह अस्ताचल, अस्ताचल सूरज जाता है ना, अस्ताचल की ओर बढ़ जाता है ना, तो आप उदाहरण कौन सा भी दे सकते हैं। यहाँ दिया है, सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर बढ़ रहे थे। आप कह सकते हैं, मैं शाम को देरी से कहीं से आ रहे हो समझो, और उस वक्त भगवान अस्ताचल की ओर बढ़ रहे थे। जैसा कि देखो, मैं और मेरे पिताजी गांव से घर आ रहे थे, तो सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर बढ़ रहे थे। ऐसा लिखा तो भी चलेगा, यही उदाहरण लिखा तो भी चलेगा। आगे देखो, अव्यय। अव्यय आपको याद होगा, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो यहाँ कौन सा दिया है ये हम देखेंगे। देखो, यहाँ अव्यय पहचानना है आपको। हमारे घर के पीछे नदी है। ये हमारे घर के पीछे नदी है, तो एक घर के पीछे, ये देखो के पीछे, ये घर और नदी, इसका क्या करते हैं, संबंध बताता है। इसीलिए ये क्या होया, के पीछे ये शब्द क्या हो गया है बच्चों, संबंध बोधक। समझ में आता है ना, संबंध बोधक, एक दूसरे का, एक घर और नदी का संबंध यहाँ बताया गया है। आज कौन सी परीक्षा है, आज कौन सी परीक्षा है। देखो यहाँ क्रिया के बारे में क्या जानकारी दिए हैं, तो आज, हाँ, आज क्रिया के बारे में कौन सी जानकारी दी, परीक्षा तो है, लेकिन आज, आज कौन सी है, तो एक कौन सा हो गया, क्रिया विशेषण अव्यय, क्योंकि इसमें 4 भेद होते हैं। समझ में आता है ना, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, विस्मय आदि और समुच्चय बोधक। तो आज शब्द क्या हो गया, क्रिया विशेषण अव्यय। ध्यान में रखो। आगे देखो, अभी निम्नलिखित अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बहुत, आप कुछ भी लिख सकते हैं। प्रयाग बहुत थक गया था, आप यहाँ लिख सकते हो, मैं चलते चलते बहुत थक गया था। सामने, मेरे घर के सामने, मेरे स्कूल के सामने कोई पेड़ होगा तो बगीचा होगा तो लिख लो। समझ में आता है ना। किंतु, किंतु 2 वाक्यों को जोड़ने वाला किंतु, तो क्या करेंगे आप, यहाँ घर देखो, यहाँ दिया है, घर में दीपक तो था किंतु उसमें तेल न था। मैं पढ़ाई करने के लिए बैठा किंतु लाइट चली गई। समझ में आता है ना, तो इस तरह आपको लिखना है। समझ में आता है ना। देखो, निम्नलिखित वाक्यों का काल परिवर्तन कीजिए। ये तो बहुत आसान होता है आपके लिए। देखो, मनु पीछे की ओर मुड़ता है, मनु पीछे की ओर मुड़ता है, इसका क्या करना है आपको, सामान्य भूतकाल में करना है। ये कौन सा काल है, पहले पहचानो। मुड़ता है कहा तो वर्तमान। वेरी गुड। कौन सा है, वर्तमान, तो उसका क्या करना है आपको, सामान्य भूतकाल। देखो, मनु पीछे की ओर मुड़ा, मनु पीछे की ओर मुड़ा, हो गया ना। दूसरा देखो, तुम्हारा मुख लाल होता है, अपूर्ण वर्तमान काल। अभी क्या करना है इसका, अपूर्ण। ये भी कौन सा काल है,
लाल होता है, वर्तमान काल ये है, लेकिन अपूर्ण करना है तो क्या होगा, तुम्हारा मुख लाल हो रहा है, रहा था, रहा होगा। ये कौन कौन सा है? रहा है कहा तो अपूर्ण वर्तमान, रहा होगा तो अपूर्ण भूत भविष्यकाल, और रहा था कहा तो भूतकाल। समझ में आता है ना? तो अपूर्ण वर्तमान काल में क्या होगा, तुम्हारा मुख लाल हो रहा है। समझ में आया ना? अब देखो, रोगी की अवस्था बदल जाती है। अभी क्या करना है, पूर्ण भूतकाल, रोगी की अवस्था बदल गई थी, पास्ट टेंस। समझ में आता है ना? पूर्ण भूतकाल। समझ में आया ना? आगे देखो, आगे तालिका पूर्ण कीजिए। हाँ, अभी संधि, संधि के लिए क्या क्या दिया है देखो। यहाँ उज्ज्वल, इसका क्या करना है आपको, संधि विच्छेद करना है। हाँ, और संधि का भेद लिखना है, और प्रश्न प्लस उत्तर, इसका क्या आएगा देखो। यहाँ क्या दिया है, संधि। हाँ, संधि, यहाँ क्या आएगा, संधि विच्छेद। उज्ज्वल, उज्ज्वल का उत, तो देखो तो कैसा है, आधा तो प्लस ज्वल, एक कौन सी है, त ज, एक कौन सा आया, व्यंजन संधि। हे व्यंजन अक्षर है ना, व्यंजन स्वर, व्यंजन अ आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये सब तो क्या है, स्वर। और बाकी जो क ख ग घ ये क्या है, व्यंजन। मालूम है ना? तो त ज एक कौन से अक्षर आए, व्यंजन, तो व्यंजन संधि हो गई। प्रश्नोत्तर, प्रश्न प्लस उत्तर, ये कौन सी हो गई, प्रश्न, न न अ और उ, ये दोनों स्वर, तो स्वर संधि। समझ में आया? ये कौन सी संधि हो गई, स्वर संधि। अब आगे का देखो क्वेश्चन। रचना के आधार पर वाक्यों का प्रकार पहचानिए। रचना के आधार पर आपको मालूम है ना, रचना के आधार पर कौन से हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये तीन है रचना के आधार पर। हाँ, तो भारतीय चरित्र के पवित्र होते हैं, ये इसमें संयुक्त दो वाक्य आए हैं क्या, नहीं। एक प्रधान और एक गौण आया है क्या, नहीं। तो क्या हो गया, एक ही सरल वाक्य, भारतीय चरित्र के पवित्र होते हैं, तो एक क्या हो गया, सरल वाक्य। समझ में आता है ना? तो बादल आए किंतु पानी नहीं बरसा, किंतु, परंतु, और एक क्या हो गया, संयुक्त वाक्य। दो वाक्यों को इकट्ठा करने वाला क्या होता है, संयुक्त वाक्य। समझ में आता है क्या? आगे देखो, सूचना के अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। अभी ए जो है वो क्या है, अर्थ के आधार पर, ये क्या है, अर्थ के आधार पर दिए हैं वाक्यों का, वाक्य परिवर्तन करने के लिए। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, इसका क्या करना है हमें, आज्ञावाचक, आज्ञावाचक। समझ में आता है क्या? देखो, किसी को आज्ञा देना है आपको, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, तो कैसे करोगे, तो अपना ख्याल रखो, हमने आज्ञा दी है उसे, तुम अपना ख्याल रखो। मास्टर जी ने पुस्तकें लाने के लिए पैसे दिए, इसका प्रश्नवाचक करना है। क्या करना है, प्रश्नवाचक। तो इसको कैसे करेंगे, मास्टर जी ने पुस्तकें लाने के लिए पैसे दिए, क्या, मास्टर जी ने पुस्तकें लाने के लिए पैसे दिए, और क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना है। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं दिया तो आपका अंक चला जाता है, ये ध्यान में रखो। आगे देखो, मुहावरे, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है आपको। हाँ, दृष्टि फेरना, दृष्टि फेरना का अर्थ क्या होता है, नज़र डालना, दृष्टि फेरना यानी नज़र डालना। अभी देखो क्या वाक्य दिया है, नेताजी ने श्रोताओं पर दृष्टि फेरी। समझ में आता है? तो कौन सा भी उदाहरण यहाँ आप लिख सकते हैं। राह देखना, किसी की राह देखते हैं ना हम, प्रतीक्षा करते हैं, इसका मतलब होता है किसी की राह देखना, यानी अर्थ क्या हुआ, प्रतीक्षा
करना। विद्यार्थी कई दिनों से छुट्टियों की राह देख रहे थे। अभी तो नहीं ऐसा होना होगा, क्योंकि बहुत सारी छुट्टी आपको मिली हैं। ये तो उदाहरण है, देखो जब स्कूल रेगुलर होता था तो तभी का ये उदाहरण है। विद्यार्थी कई दिनों से छुट्टियों की राह देख रहे थे। समझ में आता है ये मुहावरा। आगे, अधोरेखित वाक्यांश के लिए कोष्टक में दिए गए उचित मुहावरों का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। देखो, सपने की संपत्ति होना। हाँ, सपने की संपत्ति होना। चल बसना, भनक पड़ना। हमें यहाँ क्या दिया है, देखो, हफ्ते भर की बीमारी में मरीज चला गया तो हमें क्या करना है, चल बसना ए इस्तेमाल करके कैसा वाक्य होगा, हफ्ते भर की बीमारी में मरीज चल बसा। समझ में आता है क्या, चल बसा। देखो नेक्स्ट सेंटेंस, दारोगा जी ने उड़ती हुई खबर सुनी कि कल दंगा होने वाला है। देखो, उड़ती हुई खबर सुनी, यानी कि क्या होगा यहाँ, भनक पड़ना। क्या, उड़ती हुई खबर सुनाई पड़ना, यानी क्या, भनक पड़ना। तो वाक्य क्या होगा, दारोगा जी के कान में भनक पड़ी कि कल दंगा होने वाला है। आगे देखो तीसरा क्वेश्चन, ऐसा भूकंप आया कि क्षण भर में सारी चहल महल विलुप्त हो गई, यानी कि सपने की संपत्ति होना। समझ में आया, ये आएगा ना। ऐसा भूकंप आया कि क्षण भर में सारी चहल पहल सपने की संपत्ति हो गई। समझ में आया क्या। आगे देखो इधर क्या दिया है, वाक्य शुद्धिकरण। वाक्य शुद्धिकरण करके लिखना है आपको। क्रोध से उसके नेत्र लाल हो गए। उसकी होता है क्या रे बच्चों, नहीं, गए होता है क्या, क्रोध से उसकी नेत्र क्या है, एक नेत्र। हाँ, देखो नेत्र हो गए, गए ए पर क्या होता है, क्या होगा यहाँ, क्रोध से उसकी होगा क्या, नहीं, उसके क्या होगा, क्रोध से उसके नेत्र लाल हो गए। देखो गए शब्द कैसा लिखना है। राम ने हिरण का शिकार की, ऐसा कभी नहीं होता, राम ने हिरण का शिकार किया। क्या आएगा, राम ने हिरण का शिकार किया। अभी सहायक क्रिया पहचानो। सहायक क्रिया छटकर लिखना है। सहायक क्रिया आपको मालूम है ना, क्रिया कौन सी भी क्रिया, बैठना उठना, देना, खाना पीना, दौड़ना, बोलना, रोना, ये सब क्रिया हैं। समझ में आते हैं क्या, देखो ध्यान से सुनो। इस पद ने मोहिनी मंत्र का जाल बिछा दिया। इस पद ने मोहिनी मंत्र का जाल बिछा दिया। दिया का क्या होगा, देना, दिया देना। बालक भूमि पर लेट गया, गया जाना। समझ में आता है क्या, गया जाना। ये तो बहुत आसान है, आपको सब झट से समझ में आता है। निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। ये भी मालूम है आपको, दौड़ना, दौड़ाना, आना और दौड़वाना, वाना। देखो, बोलना, बुलाना, बुलवाना, रोना, रुलाना, रुलवाना। ये बहुत आसान है, प्रथम प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणार्थक। आगे कारक। अभी कारक के लिए क्या करना है, देखो, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक पहचान कर उनका भेद लिखिए। यहाँ कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक,
संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, याद आया ना। तो उसके जो परसर्ग होते हैं वो भी आपको मालूम है। फिर भी मैं आपको कुछ बताती हूँ, ध्यान से देखो ज़रा, इधर मैंने लिखे हैं। देखो, कर्ता कारक का ने होता है, कर्म को, ये तो कर्ता और कर्म आप आसानी से पहचान सकते हैं। क्रिया करने वाला कर्ता, जिस पर क्रिया हो रही है वो कर्म, मालूम है ना। तो करण, उसका क्या परसर्ग है, से, द्वारा। संप्रदान, के लिए, को। अपादान, फिर से आया है। अपादान और करण इसमें भेद है, ये ध्यान में रखो। हाँ, से द्वारा और से क्या होता है, अलग होना। ये मैंने बता दिया था आपको, से यानी अलग होना। जैसे कि देखो, छत पर से बिल्ली गिरी, से गिरी, अलग हो गई हो। समझ में आता है कि अलग होना। संबंध, का, की, के, रा, री, रे। हाँ, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे। तो ए परसर्ग जो भी होते हैं, इससे हमें ए वाक्य कारक पहचानने के लिए आता है। यहाँ देखो, नारी महान है, कौन महान है, कर्ता कौन है, नारी। तो यहाँ क्या हो गया, नारी कर्ता कारक। समझ में आता है क्या। देखो, वह किसी को किसी प्रकार की कमी नहीं होने देती। वह किसी को, देखो, ओ किसी को, किस पर क्रिया घटी है, किसी को। तो किसी को क्या हो गया, कर्म कारक। प्रेरणा का सूक्ष्म प्रभाव होता है, किसका प्रभाव होता है, प्रेरणा का की के संबंध कारक, का की के संबंध कारक। समझ में आया। अभी लास्ट क्वेश्चन देखो, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह में क्या दिया है, विराम चिन्हों का उपयोग कीजिए। आपको यहाँ दिया है, क्या बताओ, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है। इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा। देखो, अभी क्या करना है, देखो, अभी यहाँ क्या दिया है, यहाँ कोई किसी को कुछ बता रहा है। जब भी कोई किसी को बताता है तो कही हुई बात को दोहरा उद्धरण चिन्ह दिया जाता है। ये जो है ना, ये दोहरा उद्धरण चिन्ह है। यहाँ भी नीचे भी है, वो बाद में बताती हूँ। देखो, क्या बताओ, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है कि यहाँ अल्प विराम आया है ना, स्वल्प विराम कहते हैं ना मराठी में। बूढ़ी हो गई है, इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा, अधूरा वाक्य है, इसलिए डॉट दिया है और आगे नहीं बोली है तो पूर्ण विराम देकर ये दोहरा उद्धरण चिन्ह पूर्ण किया है। समझ में आया। तो इस तरह किसी के मुंह से कही हुई बात जो होती है तो दोहरा उद्धरण चिन्ह दिया जाता है। आगे देखो, मेरे मित्रों परिचितों, आओ अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। अभी एक क्या बताता है, देखो, हे मेरे मित्रों, यहाँ अल्प विराम दिया है। हाँ, क्या दिया है, जैसे कि इधर भी दिया था ना, अल्प विराम दिया है, इधर ये जो है वो अल्प विराम है। हाँ, परिचितों, एक कौन सा है रे, कौन पहचानेगा, इसे कहते हैं विस्मय चिन्ह। हाँ, विस्मय चिन्ह। आओ अल्प विराम, देखो, अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है के बाद पूर्ण विराम, उसके बाद आता है दोहरा उद्धरण चिन्ह पूर्ण करना है। आपको समझ में आया। तो इस तरह इसका स्वाध्याय व्याकरण सहित हमने पूरा देखा है।